अगर सैटरडे को डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट है तो वो अपॉइंटमेंट अब आपको कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ सर्विसेज अनाउंस कर दिया है। 24 घंटे स्टार्टिंग फ्रॉम August 17th, मेडिकल सर्विसेज टू बी विड्रॉन 6 बजे सुबह सैटरडे टिल। That's just heartbreaking in itself to me. कुछ लोग की कीमोथेरेपी चल रही होती है, I'm assuming इमरजेंसी सर्विसेज ऑन होती हैं, राइट? अब किसी का लेट्स से डिलीवरी होनी है, किसी का हार्ट अटैक आ गया, वो क्या करेगा? 6 किसी का एक्सीडेंट हुआ रोड पे AM ऑन संडे। तो 24 घंटे के लिए ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विड्रॉल ऑफ सर्विसेज जो अनाउंस किया है पूरे देश भर में, एक क्लियर संकेत है कि कोलकाता में जो हॉरर हुआ है आई वुड इमेजिन सिर्फ ओपीडी ये सब कैंसिल करते होंगे। आई थिंक सो। से और उसके बाद जो एक्शन हुआ है उससे डॉक्टर्स बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। वो अभी भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि स्टोरी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ये पूरी स्टोरी को दबाने की कोशिश कर रही है। काफी हद तक उनका जो गुस्सा है वो काफी जायज भी है, क्योंकि जो पिछले 24 घंटे में हमने देखा जिस तरीके से रात के बीच में 1000 लोगों की मॉब आकर अटैक करती है प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स पर, कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की उसमें कोताही है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट की बात है वो साफ सामने आती है। वैसे आज हम स्टूडियो पर तो है नहीं, आए तो थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है कोलकाता में देखकर उससे हमें तो रहा नहीं गया। पिछले 24 घंटों में हमारी पूरी रिसर्च टीम ने हमने अगेन सारी जो इसमें डिटेल्स हैं और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं और प्रोपेगेंडा है और सच है और झूठ है, वो सारी चीज़ों को फिर खंगालने की कोशिश की है और 10 ऐसे पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये कोलकाता हॉरर स्टोरी अब शायद निर्भया के बाद सबसे बड़ा मास एजिटेशन बन रहा है। और हम यहां निर्भया 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद ही डिसरिस्पेक्टफुल एक टर्म है, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो निर्भया 2 नहीं, 22 नहीं, 56 नहीं, निर्भया 100 हो चुके हैं तब से, और चीजें कुछ खास वेरी गुड पर्सपेक्टिव नहीं है। अभी तक की स्टोरी मेरे ख्याल से आप लोग को हम कौन होते हैं इंटेंसिटी को जज करने वाले या गेज करने वाले या रैंकिंग देने वाले कि यही 2 है। जब हम 1% भी इस किसी भी इंसान के साथ जो भी हो रहा है उसको हम जब उसके भागीदार नहीं हैं, जब हमने उसको एक्सपीरियंशियली महसूस ही नहीं किया, तो हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि क्या सही बात है। वेरी गुड पर्सपेक्टिव एक्चुअली। मालूम है कि किस तरीके से एक डॉक्टर के साथ हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लीगली आप अलाउड नहीं हो नाम लेना या एक पिक्चर दिखाना, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी में उस महिला को डॉक्टर दी काफ़ी लोग बुला रहे हैं, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और जितनी बर्बरता से उनके साथ जो हुआ, उसके बाद जिस तरीके से एक कवर अप करने की कोशिश की ममता बनर्जी सरकार ने, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर्स ने इस पूरे इशू को आगे बढ़ाया है, क्लियरली एक नेशनल एको अब बन चुका है कि भाई अब तो बस करो, अब तो कोई प्रोएक्टिव एक्शन लो, अब तो पॉलिटिक्स रोको, अब तो ब्लेम गेम रोको। पॉलिटिक्स रोकने के बाद, एक ब्लेम गेम रोकने के बाद एक सोल्यूशन भी हमने दिया था अपने पार्ट 1 में, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज के एपिसोड में 10 ऐसी चीजों के बारे में डिस्कशन हम करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। नंबर 1, आरसी कौर की ये जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, ये इतने स्पेशल कैरेक्टर क्यों बन चुके हैं कि अब सीबीआई आकर इन्वेस्टिगेशन जब करेगी तो इनसे और भी पूछताछ और इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, लेकिन संदीप घोष इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्यों बनते हैं। नंबर 2, आरसी कौर हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है कि इतने लोग जो गुस्सा हैं वो एक वजह से गुस्सा हैं, एक तमाशा लग रहा है आरसी कौर। There are a lot of theories going around, right? One of the theories is कि जो भी हेड था या जो भी कुछ था was running some kind of तुम्हारा ऑपरेशन, शेडी ऑपरेशन हॉस्पिटल में जो चल रहा है उसके बारे में ये सब एलिगेशंस हैं, थ्योरीज हैं। और ये तृणमूल कांग्रेस का इतना क्या प्यार है एक प्रिंसिपल के लिए, जो प्रिंसिपल बार बार बाहर जाता है, आरसी कौर में वापस आता है। प्रिंसिपल और आरसी कौर के बारे में अगर कोई बात कर दे, स्पोक्स पर्सन भी अगर टीएमसी का बात कर दे, तो उसके ऊपर भी एक्शन हो जाएगा। ऐसा क्या प्यार है इस आरसी कौर कॉलेज के साथ टीएमसी का। और ये जो मॉब वैंडलिज्म हुआ रात के 12 बजे, ये 1000 लोग कौन थे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तू मैं चल रहा है। क्या एक 1000 लोगों की फौज कोलकाता के बीचों बीच बन सकती है कोलकाता पुलिस के ना जानने के बाद? तो ये तो अपने आप में काफी शर्म की बात होगी। कोलकाता पुलिस का भी कंप्लीट फेलियर कि दिस इज
पुलिस के लिए। ये Vanished. इंसिडेंट रेप है या गैंग रेप है या कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, आप फैक्ट्स देखिए या आप सेंटिमेंट्स देखिए, यहां तो क्लियरली लोग ये नहीं मान रहे हैं कि एक बंदा जिसने आकर ये हीनस क्राइम किया, फिर वो गायब भी हो गया, फिर जाकर पुलिस बैरक में भी सो गया, कोई ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मानने को तैयार नहीं, और शायद इसीलिए इतना आक्रोश है। नंबर 6, ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है, ये जो घिनौना पॉलिटिक्स हो रहा है इस इशू पे, कौन सही है कौन गलत है, उस पर एक थोड़ी सी नजर डालेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए। कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? आई हैव नो आइडिया। लोग जुडिशरी के ऊपर इतना फेथ क्यों लूज कर चुके हैं? लोग क्यों कह रहे हैं कि भैया I think large part of it is just evidence. What you're seeing, evidentially. ये तो रेपिस्ट हमारे हाथ दे दो, हम ही इसको हैंडल कर देंगे। ये जुडिशरी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि देखो इस केस में होने वाला कुछ नहीं है, हमारे हाथ दे दो, हम इसके साथ इंस्टेंट रोड जस्टिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी सोचना पड़ेगा कि उसकी क्या काबिलियत और एबिलिटी और इज्जत रह गई है लोगों के बीच में। और फाइनली एक सोल्यूशन जो हमने प्रपोज किया, बहुत लोगों को ये पसंद आया है, उस पर थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि स्क्रॉ है क्या, एक स्क्रॉ यूनिट करेगा क्या, एंड फाइनली जिस तरीके से इस पूरे दुखद एपिसोड के ऊपर फेक न्यूज़ भी फैलाया जा रहा है, वो अपने आप में काफ़ी शर्मनाक है। शुरुआत करते हैं संदीप घोष से, और क्यों ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ये इतने खफा हैं पूरे सिस्टम से। अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि ये जो संदीप घोष थे काफ़ी माफियोसी काइंड ऑफ इंसान थे, काफ़ी तिगड़म वाले इंसान थे, तृणमूल कांग्रेस से काफ़ी करीबी माने जाते हैं और हॉस्पिटल को अपना पर्सनल फीवडम मानकर चलाते आए हैं काफ़ी दिनों से। और इनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस हैं करप्शन के बहुत पहले से ही। अपनी बीबी के साथ मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस का भी आरोप है। तो जो विमेन हैं, खासकर कि अगर स्टूडेंट्स की भी बात करें या अपने घर के भी बात करें, इनका जो रवैया है, इनका जो आउटलुक है अगेन फॉर वुमेन, ये काफी क्वेश्चनेबल अब साफ दिख रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज आती है सामने, वो ये आती है कि टीएमसी का ये भाई साहब डॉक्टर संदीप घोष के साथ ये जो रिलेशनशिप है, वो इनका पहला अपॉइंटमेंट हुआ था 2021 में। वो इनिशियली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज थे। इनको ट्रांसफर करके प्रेसिडेंट आरजी खार कॉलेज बनाया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही किया था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। इनके आते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। एक कंट्रोवर्सी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो डेड बॉडीज आती थी ये जो इन लोग करते थे डाइसेक्शन प्रैक्टिकल, जो मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं, ये जो डेड बॉडीज आती थी वो उनके फैमिली जो है उनके परमिशन के बिना आती थी। तो भाई ये मिस्टर डॉक्टर घोष ने बोला कि नहीं, मैं इस पर इंक्वायरी करूंगा, मैं इस पर पता लगाऊंगा। इनका पहला ट्रांसफर होता है मई 31, 2023 में। इनको ऑर्डर किया जाता है और एक डॉक्टर सनत घोष को इनके जगह बैठाया जाता है। ये बनते हैं नया प्रिंसिपल ऑफ आरजी खार। लेकिन ये अपनी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ही नहीं पाते हैं। इनके केबिन को बाहर से लॉक कर दिया जाता है, संदीप घोष के कहने पर ही शायद, और 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर ऑर्डर रिवर्स करा दिया जाता है। तो पहली बार ट्रांसफर होते हैं, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। दूसरा ट्रांसफर होता है, इनको मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक रैगिंग रिलेटेड इंसिडेंट होता है आरजी कार पे और इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन नए जो प्रिंसिपल आते हैं, 5 दिन तक नए प्रिंसिपल को ऑफिस अज्यूम करने नहीं दिया जाता है। इतनी पकड़ थी इनकी यहां के जो लोकल टीएमसी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। इसी के बाद 1 महीने के अंदर अंदर इनको वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर से आरजी कार के प्रिंसिपल बन जाते हैं। और इस बार चौथा ट्रांसफर होने वाला था इनका टू नेशनल मेडिकल कॉलेज। नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर क्यों? इतना घटिया इंसिडेंट हुआ, इतना शर्मनाक इंसिडेंट हुआ, इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद इनको फोर्स किया गया रिजाइन करने से आरजी कौर के बाद, और इनको 8 घंटे के अंदर ममता बनर्जी सरकार नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेरे तरफ से एक तरफ से एक प्रमोशन ही है जहां उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। सो संदीप घोष करप्ट हैं, इस पर तो मेरे ख्याल से पूरी एक जांच होनी चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से लोग इतने आक्रोशित नहीं हैं। पूरा का पूरा सिस्टम जिस तरीके से रॉटन और करप्ट है, ये चीज अब सामने आ रही है। संदीप घोष को अब तो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उन्हें हटा दिया गया है, और जो नेशनल मेडिकल कॉलेज में वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, वहां के स्टूडेंट्स ने भी कहा कि भैया यहां आपकी कोई दरकार नहीं, यहां से तो आप पतली गली से। डॉक्टर संदीप घोष, सो ही इज अ डॉक्टर एक्चुअली, निकल लो, like a medical doctor। तो ये तो एक क्लियर चीज हो चुका है कि ये बहुत करीबी हैं
टीएमसी का इनके ऊपर काफी आशीर्वाद है और जिस तरीके से इनको बचाव करवाने की कोशिश की गई थी उसके लिए टीएमसी को जरूर जवाब देना पड़ेगा। ये तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ज्वाइन नहीं करोगे नया कॉलेज को, आपको फोर्स लीव पर जाना होगा। नॉट टू मेंशन कि इनका जो रोल रहा है कि पहले सुइसाइड डिक्लेयर कर दो, पहले पेरेंट्स को नाम मिलने दो, तो इनका रवैया इस पूरे इशू में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस पहले दिन ब्लॉक करने की कोशिश की, उसी से बहुत लोगों को काफी डाउट है, काफी कि इनका कोई तो इशू ना है। अब एक तो है कि प्रिंसिपल की बात हो गई, दूसरा कि आरजी कौर कॉलेज में चल क्या रहा है, क्योंकि बार बार ये मैंने इन्वेस्टिगेशंस अब जैसे सामने आ रही हैं, इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इस हॉस्पिटल में धांधली चलती थी, इस हॉस्पिटल में जो पैसा लेकर बेड देने का जो सिस्टम था वो चल रहा था। ये जो संजय रॉय, ये जो पकड़े गए हैं, ये जो सोल पर्सन अभी अरेस्ट हुए हैं, ये इकलौते थे या इनके साथ कोई था, लेकिन ये तो क्लियर हो चुका है कि ये बंदा इन्वॉल्व जरूर था और ये अपने आप आई मीन देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि अगर इंडिपेंडेंटली इसको अगर कोवर्स कर पाए ये लोग, लाइक सीबीआई, दे कैन गेट आउट ऑफ हिम ओनली काफी कुछ, जस्ट द फैक्ट दैट ही इज अलाइव एंड दैट तुम्हारे कस्टडी में है, और रेजेस अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि काफी सच बाहर आ सकता है। आप में भी वहां दलाली करता था, धांधली करता था। अब आते हैं स्ट्रिंग ऑफ इंसिडेंट्स में आरजी कौर में, और आप सोच के देखिए कि क्यों मेडिकल फ्रेटर्निटी इतना गुस्सा है, क्योंकि आप कह सकते हो कि अरेस्ट तो हो चुका है, सीबीआई को भी केस हैंडओवर हो चुका है, तो लोग इतने आक्रोशित क्यों हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग ऑफ डेथ्स अब दिखने को लगी है। 2001 की बात है, सौमित्र बिस्वास फाउंड हैंगिंग इन हिज हॉस्टल रूम। बोला जाता है सौमित्र बिस्वास वहां पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, जो स्लीजी डील्स चल रही थी आरजी कौर में, उसको एक्सपोज करने की They blame pornography and prostitution racket and sleazy deals with women, resulting in the murder of an innocent, organized and mastermind by future doctors. क्या चल रहा था भाई इस हॉस्पिटल में? I just figured it out. बात कर रहे थे और उसके खिलाफ बोलने की बात कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें हैंगिंग फ्रॉम हिज रूम पाया गया। 2001 की बात है। 2003 आरजी कौर हाउस स्टाफ कमिट सुइसाइड। जो हाउस स्टाफ है अरिजीत दत्ता, ये सुइसाइड कर लेते हैं। उसके बाद आरजी कौर प्रोफेसर फाउंड एट होम डेड डीकंपोज्ड बॉडी फाउंड 2016। प्रोफेसर भी सुइसाइड कर लेते हैं, अपने आप मर जाते हैं। 2020 25 साल की डॉक्टर ऑफ आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एलिजिडली कमिट सुइसाइड बाय जंपिंग ऑफ द इमरजेंसी बिल्डिंग। 2020 में एक और सुइसाइड होता है, पौलोमी साहा, सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी। उसके बाद 2023 में इंटर्न डाइज ऑफ ड्रग ओवरडोज। अगेन आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न मारा जाता है। अननेचुरल डेथ वाज रजिस्टर्ड एट ताला पुलिस। उसके बाद तो ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टिगेशन होती नहीं, क्योंकि पुलिस तो इतना फैबुलस वहां काम करती है। तो अब इसको आप कोइंसिडेंस समझिए, या बहुत सारे लोग इसको कोइंसिडेंस नहीं समझ रहे हैं। नंबर 3, ये जो टीएमसी का रोल है, एक तो है कि देखिए संदीप घोष को किस तरीके, यहाँ पे तुम्हारे सेवरल लाइंस हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो आई थिंक सब इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरकनेक्ट करेंगी। तुम्हारा कि यहाँ पे पॉन्ड का कुछ अलग ही नौटंकी चल रही थी, कौन उसको सुपरवाइज कर रहा था, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस कितने इन्वॉल्व थे, अंदर कितने इन्वॉल्व थे, उसका अब कितना चलन है, क्या खत्म हो चुका है, या फिर इंटरनेट जैसे जैसे और बढ़ता चला गया तो उस चीज को और प्रोलिफरेशन और ज्यादा हो चुका है। तरीके से बचाने की कोशिश हुई, बार बार उन्हें वापस आरजी कौर ट्रांसफर किया। इसके लिए सरकार को ऑब्वियसली जवाब देना पड़ेगा। दूसरा कि आरसी कौर के बारे में भी अभी भी अगर कोई बात कर ले तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। फॉर्मर टीएमसी राज्यसभा एमपी शांतनु सेन, ये भाई साहब पढ़ चुके हैं वहां। जब इन्होंने आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किया कि भैया वहां स्टडीज नहीं हो रहा है, चीटिंग इज रैम्पेंट, उनकी बेटी वहां जाती है, वो अपनी बेटी के लिए सेफ नहीं फील करते हैं। ममता बनर्जी ने चीजें तो बहुत की हैं, लेकिन लास्ट 3 सालों में आरजी कौर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैज बीन डिप्राइव्ड बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के बारे में संदीप घोष के बारे में बात किया, तो खबर ये आ रही है कि ये सब बोलने के लिए, जो कि देश का कोई भी डॉक्टर जानता है, बोलता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बोला, उनको एज अ स्पोक्स पर्सन हटा दिया गया है, ये खबर आ रही है। तो टीएमसी का ऐसा क्या रिलेशनशिप है इस प्रिंसिपल से और इस कॉलेज से
कि उनको जो भी इस कॉर्प के बारे में कुछ भी बोलता है उन्हें हटा दिया जाता है। ये थोड़ा सा एक संदेहजनक इशू है। ये जो मॉब वैंडलिज्म हुआ, नंबर 4, ये काफी ही स्टनिंग है कि आज के देश में सडनली आप पूरे टीवी कैमरास के सामने, मीडिया के सामने, पुलिस के सामने रात में आकर बेझिझक। इस तरीके की आप तबाही मचा सबके पास हाथ में फोन है, चेहरे भी पकड़े गए हैं। सको, तो ये काफी ही शॉकिंग है। मेरे ख्याल से जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक और चीज हमारा सिंपल फिनोमेना यही होता है कि लाइफ में सिंपल प्रिंसिपल है, कंस्पिरेसी थ्योरीज को डिबंक करने पे भी ये यूज किया जाता है कि जिंदगी में आप जितने ज्यादा लोगों को एक सत्य बताते हो उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है उस सत्य का एक्सपोज होने का, यानी कि वो बाहर निकल आएगा। जिसमें सिंपल आप कैलकुलेशन लगाते हो कि इस थ्योरी को छुपाया हुआ रखने में हम लोगों से एक सिंपल मैथमेटिकल मॉडल से बेस होता है कि कितने ज्यादा लोग होंगे जिनको ये चुप रहना पड़ेगा पूरी जिंदगी भर के लिए, और जितने ज्यादा, जैसे तुम्हारी नासा वाली हो गई या फिर काफी सारी हैं, इनमें होता है कि भाई जो नंबर आता है वो इतना हाई होता है जो कहते हैं कि सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजिकल मॉडल्स के हिसाब से हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई आके आपको बता ना देता। व्हेन द फैक्ट इज, तुम्हारा सिंपल अगर डोनाल्ड ट्रंप का तुम वो ले लो प्रेसिडेंसी, जितने लोग उसके कैबिनेट में थे सबने बाहर आके उसके बाद सबने किताबें लिख दी, सबने ऑलमोस्ट, कि मतलब क्या पीछे चल रहा था, सबने मोटी मोटी किताबें लिख के गा दिया। तो एक थोड़ा सा इंसानी नेचर भी है। तो कंस्पिरेसी थ्योरी का एक बहुत बड़ा मॉडल ये होता है। यहां पे एक बहुत बढ़िया तुम कह सकते हो चीज ये हुई है कि जैसे तुम्हारे ये जो हजारों लोगों का मौत है, ये जो भी हुआ है, इसमें काफी लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं। अब ये सारी चीजें एक बार जहां स्टेट लेवल के हाथ से निकल जाएं, और स्टेट और सेंटर का तुम्हें ऑलरेडी पता ही है लफड़ा है, तो वहां पे सेंटर तो चाहेगा इनको एक्सपोज करना जितने ढंग से कर पाए, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल मोटिव भी है बहुत जबरदस्त। तो इसमें क्या होगा, सत्य की बाहर आने की चांसेस बढ़ जाती हैं, बिकॉज जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं उतने ज्यादा आपको पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप जितने लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, उतना ज्यादा कोई हो सकता है भाई बाहर निकलने के लिए या किसी भी चीज के लिए डील कट कर ले, कोई जब आपको बहुत सारे तिनके दे दे, हिंट्स दे दे, लीडिंग टू वेरी बिग फाइंडिंग्स। उसके बाद अब जो डिटेल्स निकल रही हैं कि पुलिस अपने आप स्टंड है, शॉक्ड है। मैं तो इसमें भी नहीं जा रहा हूं कि किसने करवाया किसने नहीं करवाया, क्योंकि वो तो बीजेपी बोल रही है कि टीएमसी ने करवाया, टीएमसी कह रही है बीजेपी ने करवाया। सवाल यह है कि 1000 स्ट्रॉन्ग मॉब कोलकाता में बनती है, पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। 1000 स्ट्रॉन्ग मॉब अटैक करती है, पुलिस सबसे पहले भागती है। वहां डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि डॉक्टर से पहले तो वहां पुलिस भागी थी, पुलिस भीख मांग रही थी कि हमें अपने बाथरूम में छुपा लो, हमें अपने हॉस्टल रूम में छुपा लो। ये तो हालत है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, जहां इतना बड़ा केस हो जाता है, इतना बड़ा मॉब फॉर्म हो जाता है। सो लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये सिंपल सा, अगर आप इसको सिंपल फैक्ट्स और कंसिडर कर रहे हो, तो ये जितना अगर पार्ट है, अगर लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, यू हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, फिर तो मॉब रूल कर रहा है ना। कल एक और मॉब आ जाएगा 2000 लोगों का, फिर क्या करोगे? आए किसी को पीटते, मतलब ये तो वही हो गया ना कि हमारा जब मन चाहेगा, मतलब मॉब जीत रहा है ना। और ये मॉब भी नहीं है, लेट्स बी रियल, लाइक हम मॉब वर्ड यूज कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा गाइडेड मोटिवेटेड वायलेंस है जाता है, और पुलिस कंप्लीटली क्लूलेस है, अभी भी सिर्फ तू मैं चल रहा है। आप सोच के देखिए कि मैंने कल्पना से भी बाहर है कि अभी भी अपील की जा रही है कि हमें बताइए ये लोग कौन हैं। तो इस पर तो ऑब्वियसली लोग काफी ही शॉक्ड हैं। नंबर 5, लाइक हमारी गवर्नमेंटल फोर्सेस, हमारे इंटेलिजेंस, एंड आई मीन बाय इंटेलिजेंस आई डोंट मीन इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस और ग्रुप इंटेलिजेंस, आई मीन तुम्हारी इन फोर्सेस का कलेक्टिव इंटेलिजेंस, एंड बाय इंटेलिजेंस आई मीन रिसोर्सेस, टेक्निक्स, मेथड्स, ट्रेनिंग, जो भी इक्विपमेंट, सब कुछ मैं कंबाइन करके कह रहा हूं, जो इनका एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस आता होगा कि किस लेवल पे चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज एसेंशियली पुलिस फोर्स या कोई भी फोर्स अगर बात कर लो जिसका जॉब है टू कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एसेंशियली जॉब कर रहे हो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसकी गाइडलाइंस आपको दी गई जिसको हम कहते हैं लॉ। अगर तुम इतने कंफ्यूज्ड हो तो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चन आ जाता है ना। क्या ट्रेनिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूशनली अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस इंडिया? तुम्हें इतने केसेस दिखेंगे जहां पे पुलिस भी कंप्लीटली ऐसे वर्क कर रही है जैसे कि इनका एक अलग ही ऐसा लगता है बॉलीवुड देख के सिखा इन्होंने कि हमें पुलिस बनना क्या होता है। लाइक जो ट्रेनिंग है वो बॉलीवुड मूवीज देख के हुई कि पुलिस को कैसे ऑपरेट करना है, कॉन्डक्ट में, एग्जीक्यूशन में। मन मौजिया है कि हमें राहत मिलती है कि अरे चलो मैं अब्यूज नहीं हुआ यहाँ पे इस पुलिस वाले से, अरे इन्होंने मुझसे तमीज से बात करी, थैंक गॉड। क्योंकि इंसान को भी प्रोटोकॉल क्लियर नहीं है, क्योंकि सामने वाला प्रोटोकॉल कभी रखता ही नहीं जिससे हम यूज्ड टू हैं। तो मुझे समझ आता कि तुमको प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रिक्टली सिखाया नहीं गया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज पे कितना जबरदस्त लेवल पे, इक्विपमेंट बेसिस पे और मेथोडोलॉजी बेसिस पे खर्चा किया गया है तुम्हारे दिमाग में कि हाँ दो चीजों को कंबाइन कर रहे हैं। ये मेथोडोलॉजी है, तुम्हें अपना दिमाग लगाने नहीं है, हमेशा मेथोडोलॉजी फॉलो करो, पहला। और दूसरा, तुम्हें इक्विपमेंट्स दे रहे हैं तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आएगी, तुम उसको सॉल्व कर पाओगे, तुम मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ।
और तुम्हारे पास इक्विपमेंट है, तो तुम क्वेश्चंस कम पूछोगे, तुम सोल्यूशन ज्यादा लेके आओगे। और ये शायद इतना बड़ा अब इशू बन चुका है कि इसका आंसर शायद सीबीआई भी ना दे पाए, क्योंकि अब तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की बात हो रही है कि ये एक इंस्टेंस ऑफ एक पागल इंसान जिसने रेप किया था, या ये एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड गैंग रेप था, या उससे भी बदतर अगर आप सोशल मीडिया में जो मैसेजेस सर्कुलेट कर रही हैं, डॉक्टर्स जो चीज के बारे में बात कर रहे क्या हैं, कर रहे हैं वो? कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, रेप तो सिर्फ दिखाने के लिए और डिविएट करने के लिए किया गया है। इसका मैं समझाता हूं आपको क्यों इशू ये है। प्लीज मुझे कमेंट में समझाओ ये क्या, ये जो थ्योरी है थर्ड वाली, ये थ्योरी क्या है? कोलकाता पुलिस तो अंडर फायर है ही है कि नहीं, कोलकाता पुलिस ने कहा है कि ये तो केस क्लोज हो गया है। कोलकाता पुलिस कह रही है नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि और नहीं हो सकते हैं, हमने ये कहा कि हमने मेन अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है। जो सीमेन रिकवर हुआ है, जिस तरीके की बॉडी में जो अटैक हुआ है, वो क्या एक पर्सन कर सकता है, खासकर कि वो पर्सन जो जिस पर कोई खरोच, कोई निशान नहीं है, तो उस wasn't he inebriated? से लोग क्लियरली बोल रहे हैं कि ये एक इंस्टेंस नहीं है। अब अगेन ये सारी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, इस पर कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन देखिए बिकॉज आपने केस को इतना, और हमने पार्ट 1 में बताया भी था कि केस को आपने जिस तरीके से मिस हैंडल किया था, उसकी वजह से ऑब्वियसली लोग ये सारी चीजें बिलीव कर रहे हैं, जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं वो बिलीव कर रहे हैं। कंस्पिरेसी थियरी ये है कि ये लड़की, अगेन हम नाम नहीं ले सकते हैं लीगल कारण की वजह से, डॉक्टर दी जानती थी कि किस तरीके की मेडिकल धांधली हो रही है, किस तरीके के ड्रग्स की धांधली हो रही है, और वो इन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी। जब चीज बहुत आगे निकल गई, जब ये लोग समझ पाए कि इसको चुप कराना होगा, तब जाकर उसे खत्म करने का प्लान हुआ था, और ये सारा कांड किया गया है। और एक जो फिजिकल असॉल्ट की स्टोरी है, दैट इज जस्ट अ कवर अप। आप सोच के देखिए, अगर ये सच भी नहीं है लेकिन इसको लोग सच मान रहे हैं क्योंकि इतनी सारी धांधली पिछले इतने सालों से होती आई है, तो वो कह रहे हैं कि ये सिंपल एक इतना केस नहीं है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो खूब जम के हो ही रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि सीपीआईएम और बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी ने ये सारा करवाया है, सारा एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है, सीबीआई को केस मिल चुका है, तो अब इन लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। जिस तरीके से इस मॉब ने पूरा अटैक किया, आप सोचिए नेशनल मीडिया वहां खड़ी हुई है और मॉब आकर अटैक करती है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को साइलेंस करने की कोशिश हुई है, लेकिन इससे हुआ यह है कि प्रोटेस्ट और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई है। प्रोटेस्ट अब नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। ये सारी चीजें एक चीज तो दिखाती है कि आप अगर प्रोटेस्ट को इस तरीके से दबाने की कोशिश करोगे तो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तो ये फटकर सामने आएगा। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि सीबीआई अब किस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी। इस पर हम काफी ध्यान दे रहे थे कि जब एक अरेस्ट हो चुका है तो अब सीबीआई अगर क्या करेगी। सीबीआई का कुछ 6 मेन पॉइंट्स भी है। सिंगल पर्सन या ये एक गैंगरेप का केस है, वो एक मेजर फोकस पॉइंट रहेगा जहां तक सीबीआई की बात है। ये जो अक्यूज्ड है संजय राय, ये एक सिविलियन पुलिस वॉलंटियर अकेले काम कर रहा था या किसी के साथ काम कर रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसने मन बना के रखा है कि वो वहां आकर बोलेगा कि मुझसे कुछ भी बुलवाना बेकार है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो काफी हार्डकोर लगता है। ये जो एविडेंस की बात, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की बात हो रही है, क्या एविडेंस है जो डिस्ट्रॉय किया गया है, उसको सीबीआई पता लगाएगी। इस मर्डर को सुसाइड किसने रिपोर्ट किया था, क्यों रिपोर्ट किया था, उसके पीछे कोई षड्यंत्र है कि नहीं है, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक इन्वॉल्व है, रोल ऑफ द प्रिंसिपल को तो डेफिनेटली जांचा जाएगा। और ये जो कॉप्स है, इनको देर से क्या सच में इन्फॉर्म किया गया था, कब एक्चुअली इन्फॉर्म किया गया था, प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था या नहीं। तो काफी बड़ा काम है अभी सीबीआई के पास, लेकिन सीबीआई को भी दिक्कत होगी क्योंकि एक एलिगेशन आ रहा है कि जो एविडेंस है उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। सीबीआई ने डॉक्टर्स को समन किया है, जो स्टूडेंट्स ने डॉक्टर दी के साथ जो लास्ट डिनर किया था उन्हें बुलाया। आई थिंक यहाँ पे लेकिन एक और बहुत बढ़िया चीज़ ये होगी कि इनकी सपोर्ट में लोग इतना ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो वॉलंटियर करना चाहेंगे एनोनिमिटी के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, और वो रियली हेल्प करता है। आई एम प्रीटी श्योर उसकी दोस्त होंगी बहुत सारी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर एक इंसान है और अगर जितने भी कंस्पिरेसी थ्योरियाँ ये चल रही हैं, ये बहुत हद तक कंफर्म हो सकती हैं जस्ट बाय फाइंडिंग एंड टॉकिंग टू पीपल जो कि अगर ओपनली अग्री करते हैं आपसे बात करना और शेयर करना इन्फॉर्मेशन, जो मुझे लगता है करेंगे। एनी पर्सन एंड एवरी पर्सन जो कि उस लड़की की बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे रिलेशनशिप वाइज, जो भी उसकी जिंदगी में हो रहा था, यू हैव टू अंडरस्टैंड, लोग ट्रांसमिट करते हैं अपने सबसे ज्यादा क्लोज इनर सर्कल के साथ भी कि क्या क्या हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा क्या क्या हो रहा है या क्या क्या चीजें चल रही थी। तो एज फार एज हमारी कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात है, वो तो हो गया होगा। सेकंड चीज, ये इतना बड़ा मास मूवमेंट बन चुका है,
कुछ हमेशा होते हैं, शूरवीर होते हैं जो बाहर आएंगे, अनोनिमिटी में भी आ जाएं, लेकिन बाहर आके अच्छी खासी इंफॉर्मेशन बताएंगे, पूरी बात, और बताएंगी पूरी बात. लाइक देयर आर ऑलवेज ब्रेव पीपल इन दिस वर्ल्ड जो एक्ट करते हैं, तो वो करेंगे एक्ट. तो ये चीज़ है ही. सो आई थिंक मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ एज फार एज सीबीआई को, जहाँ तक वो है कि आई एम, बिकॉज इवन तो उन्होंने यहाँ पे तुम्हारे लेजर से तुम्हारा एविडेंस खराब हो गया है हॉस्पिटल के अंदर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो हैं ही. डॉक्टर्स जिन्होंने किया था वो सब अभी भी हैं भी. आई एम प्रीटी श्योर वो भी जब मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ें, और वो शेयर कर रहे हैं एक्सपोज करते हुए नैरेटिव को, तो अगेन वो सीबीआई को भी हेल्प करना चाहेंगे चीज़ों में. मैं ये बात समझ सकता हूं कि चीज को प्रूव करना और कंक्लूड करने में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. कंक्लूजन के लिए हम कहते हैं कि मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि हमें जितना भी कुछ मिला है वो यहां पॉइंट कर रहा है. अगर वो वर्क करी है, प्रूव करो. प्रूव में क्या हो जाता है, चाहे तुम्हारे पास कंक्लूजन भी है और चाहे तुमने पता भी कर लिया है, व्हाट मैटर्स इज इफ यू कैन प्रूव इट विद एविडेंस. तो अगर ये है जहां पे इनको कोर हार्ड टेंजिबल एविडेंस चाहिए होगा, वहां पे सिचुएशन मैं समझ सकता हूं बहुत गंभीर हो सकती है. कि अगर लैक ऑफ एविडेंस है, इवन उनको पता है पूरी स्टोरी क्या है, लाइक दे हैव कंक्लूडेड इन देयर माइंड्स कि ये क्या हुआ, बट इट स्टिल इज इनसफिशिएंट. दैट इज द डिस्टिंक्शन जहां पे आई थिंक, मेरी नॉलेज बहुत कम है तो मुझे नहीं पता वो क्राइटेरिया या क्राइटेरियन क्या होता है. आया गया है. एक और वो जो एंगल है कि इंटर्न्स मिले हुए हैं इसमें, उस एंगल को भी एक्सप्लोर किया जाएगा. तो सीबीआई तो अब अपने काम पर जुट चुकी है, लेकिन एक बात यहां पॉइंट नंबर 8 भी बोलना जरूरी है कि शायद ही मैंने इतना गुस्सा पिछले कुछ सालों में देखा हो निर्भया के बाद, जब लोगों ने कहा है कि जस्टिस सिस्टम बेकार है, जस्टिस सिस्टम से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ये जो रेपिस्ट हैं हमारे हाथ पे दो, हम इनको कैस्ट्रेट करेंगे, हम इनको मार डालेंगे, हम इनको सड़क पे लिंच करेंगे, इनको सड़क पर लटका देना चाहिए. तो जिस तरीके की मॉब जस्टिस की बात हो रही है, उससे जुडिशरी को यह बात समझना चाहिए कि देखो हमारी क्या इज्जत रह जाती है. क्योंकि अब तो लगता है लोग भी बुलडोजर एक्शन ही चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जुडिशियल एक्शन से तो कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए हम बुलडोजर एक्शन ही चाहते. पिछले 3 साल से सिंपल तुम रूलिंग सुनो ना. मैं कह रहा हूं इस केस को भी छोड़ दो. अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, अक्रॉस डोमेन्स, फेक केसेस जो लगते हैं लोगों के, ये तो मैं ऐसे अजूबे सुनाई देते हैं. तो मैं एक बात कह रहा हूं कि तुम एक सिंपल कलेक्टिव एवरेज में या एक मीन तुम ड्रॉ अगर करते हो सिंपल जजमेंट्स का, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है. तुम्हारा ये पॉर्श वाला केस, और पॉर्श के बाद हम ऐसे कितने सारे केसेस देख चुके हैं जिसपे इतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं पड़ी थी, बट बिजार थे वो सुनने को. और हमारा ये विश्वास भी है कि इस देश में यार ये चीज पे इंसान का बेंट ज्यादा होता चला जा रहा है कि तुम चाहो तो बच सकते हो बहुत हाईनेस चीज करके भी. पीपल कैन विन, इविल पीपल कैन विन, विलेंस कैन विन, पावरफुल अगर हैं वो तो आते हैं. याद रखिए 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में, 80,000 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं. और अगर हम बात करें तो कहां से सोल्यूशन होगा, कहां से जस्टिस होगा, आप खुद ही समझ के देखिए. और इसीलिए हम पॉइंट नंबर 9 कह रहे हैं कि एक जस्टिस सिस्टम अगर आपकी दरकार है, और अगर आप मान रहे हो कि विमेन सिक्योरिटी हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और विमेन सिक्योरिटी आंकड़ों में नहीं, एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जैसे आपके पास ईडी है, जैसे आपके पास इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए, जैसे आपके पास एटीएस है टेररिज्म के लिए, एनआईए आपने बनाया है नेशनल इश्यूज के लिए, उसी तरीके से आपको एक स्क्रॉ डिवीजन बनाने की जरूरत है, सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो कि एक डिवीजन होगी जो सिर्फ और सिर्फ जो सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है उसके तरफ देखेगी, और उनको पनिशमेंट दिलवाने के लिए उनके पास टूल्स होंगे, उनके पास मैन पावर होगी, उनके पास लीगल टीथ होगा, जिससे कम से कम एक रेपिस्ट ये तो सोचे 2 बार कि बॉस ये जो मैं करूंगा इसका मुझे खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा. फास्ट ट्रैक, वास्ट ट्रैक सब कुछ करा तो था इन लोगों ने. मुझे आज तक एक चीज समझ नहीं आई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था, ये सब किया था उन्होंने, उसके बाद भी उसको 7-7.5 साल क्यों लग गए निर्भया वाले केस में. मे भी लोग आंसर कर सकते हैं कमेंट्स में. तो एक स्क्रॉ यूनिट लाने की जरूरत है, और इसको बहुत लोगों ने पसंद भी किया था. हम कोशिश करेंगे कि बिकॉज आइडिया है ना, आइडियाज और इम्प्लीमेंटेशन जमीन आसमान का डिफरेंस होता है. एटलीस्ट मेरा स्केप्टिसिज्म यही कहता है कि हम आइडियाज, हमारे देश में तुम एक चीज देखोगे, योजनाओं के बेसिकली सारी योजना आइडिया ही है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, और जहां फिर जब चीज को आके जब उसके 4 साल बाद या 5 साल बाद आप देखते हो क्या हुआ, तो आपको दिखता है कि वो चीज भी इट बिकेम पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम that existed before it. उन्होंने बस उसको एक्सटेंशन की तरह, इन्होंने बस they just enveloped it या swallowed it, and वो भी अब एक नई चीज हो गई है.
द पॉइंट इज कि हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेस एक चीज का बहुत ज्यादा होगा और जो एक बहुत बड़ा पाइथन है, जैसे बहुत हैवी एनाकोंडा है, उसको वो मूव करा देगा डिफरेंट पेस से। और अगर इतना है हमारे अंदर क्षमता कि हम एक स्कॉ लाते हैं और उसके अंदर के लोग मूव कर सकते हैं सिस्टम को डिफरेंटली, तो हम सिस्टम को ही डिफरेंटली मूव कराने के लिए क्यों नहीं मेजर्स ले लेते, अब इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए आज तक? ये दूसरा क्वेश्चन आता है फिर। स्क्रॉ यूनिट लाने की जो मुहिम है हम उसको भी थोड़ा आगे ले जाए। और फाइनली नंबर 10 कि भैया ये जो ईडी है, अभी तुम जैसे बात कर रहे हो, दूसरी है, मेरे को बताओ उन्होंने कौन सी रेवोल्यूशन ले आए? वो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जिस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही जेन्युइन है, इसमें बहुत सारी फेक न्यूज भी इन्वॉल्व है। क्या हमारे पास सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बायोमेडिकल वेस्ट रैकेट, ब्लैक मैजिक, एविडेंस टैंपरिंग, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रक्शन और सेमिनार रूम रिकंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारी चीजें हैं। गलत तो हुआ है, लेकिन गलत के ऊपर एक और लेयर ऑफ ये जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, इससे अराजकता ही फैलेगी, इससे कंफ्यूजन ही और फैलेगा। तो जहां तक ड्रग, ये जो रैकेट की बात है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात है, बायोमेडिकल वेस्ट रैकेट की बात है, एविडेंस टैंपरिंग की बात है, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रक्शन और सेमिनार रूम रिकंस्ट्रक्शन। सेमिनार रूम सेफ है, सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, सेमिनार रूम को भी छेड़ा गया है। जहां तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जहां तक हमने लोगों से बात की, तो यह है कि सेमिनार रूम 3rd फ्लोर पे है, ऊपर है, और नीचे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी वार्ड, वो नीचे डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो इसमें इतना क्लाउड ऑफ डाउट हो चुका है कि क्या सही, क्या गलत, क्या कंस्पिरेसी, क्या फैक्ट्स। तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से भी कम्युनिकेशन कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हुआ है। जहां एक फेयर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिगिनिंग से ही करना चाहिए था, टीएमसी के मिनिस्टर्स तक, पुलिस तक बहुत लेट आई इस पूरे इसको पूरे अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। जब पूरा नेशनल क्राइसिस बन गया, तब वो आकर बात कर रहे हैं, नहीं हम विक्टिम के साथ हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। अगर ये पहले से ही क्राइसिस कम्युनिकेशन ठीक तरीके से किया होता, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया होता, तो शायद आज इतना कंफ्यूजन, इतना फेक न्यूज ना फैला होता। मे बी हम अगेन दिस जस्ट इन थियोरी, मे बी इनर जो भी वो था, शायद उसमें ऐसा चीजें चल रही थी कि इतना केओस था कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या नैरेटिव मे बी वो करना चाहिए। मे बी देयर वाज सम इनर टर्मोइल गोइंग ऑन, जिसकी वजह से कोई भी बाहर आके, पीपल हु आर यूजुअली वेरी आउटस्पोकन, वो कंप्लीटली चुप्पी साधे हुए थे। एंड मे बी उसका रीजन यही है कि मे बी काफी लोग बोलना चाहते भी थे, आपको समझ नहीं आ रहा इन ग्रुप जो हमारा, जिसमें पार्ट है इस ग्रुप का, उधर क्या चल रहा है। हमारा जो इन ग्रुप है, हमें उसको भी रिप्रेजेंट करना है, हम उसी के पार्ट हैं, पार्सल हैं। क्योंकि अब क्या हुआ है, सब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है भाई, कैसे रिस्पॉन्ड करें, कैसे रिएक्ट करें, वो क्लियर ही नहीं है। के मन में ये बात बैठ चुकी है कि नहीं, ये तो सरकार ने इस पर कुछ गलत किया है, तो इसको ठीक करने की बिल्कुल जरूरत है। तो आशा हम यही करते हैं कि अब सीबीआई आ चुकी है, शायद अब ममता बनर्जी सरकार को भी ये बात समझ में आए कि इस तरीके से एरोगेंटली इसको हैंडल नहीं करना चाहिए। एक सेंसिटिव इशू है और इसको अपनी गलती मानकर इसको आगे बढ़ना चाहिए। आईएमए तो इन्वॉल्व हो ही चुकी है, नेशनल इशू बन चुका है, लेकिन मैं फिर से कहता हूं, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम इस इशू को फिर से भूल जाएंगे। डॉक्टर्स छोड़कर बाकी लोगों को इस इशू से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमें सबको साथ में आकर इस इशू को डील करना है। ये नहीं कि तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम डील करो, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम डील करो। उसके बाद ये भी नहीं भूल जाना है कि 2 दिन बाद हमारा आउटरीच और कहीं चले जाएगा। इसीलिए एक सिस्टमैटिक चेंज की जरूरत है, जहां हम बोल रहे हैं एक स्क्रॉ यूनिट, सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, एक यूनिट हो जो ऐसे खतरनाक क्राइम्स को, इतने शॉकिंग क्राइम्स को डील करे, एक एग्जाम्पल सेट करे कि भाई दूसरा बंदा 10 बार सोचे बिफोर कमिटिंग सच अ क्राइम। क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये वो तो जुडिशरी कर सकती है ना, और एट द एंड चाहे कोई भी आप यूनिट भी रख दो, जो एग्जाम्पल सेट करना है वो तो जुडिशरी के हाथ में ही है, वो जजमेंट थोड़ी दे देंगे। रेपिस्ट्स हैं, मोलेस्टर्स हैं, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, सिस्टम उन्हें बख्श देगा, वो बच जाएंगे, कुछ दिन बाद उन्हें बेल मिल जाएगी। इसको चेंज करना है। या ये नहीं कि अरे हमें सोच चेंज करनी है, ऑल मैन नॉट ऑल मैन, वो सोच चेंज करने के लिए, सोसाइटी को चेंज करने के लिए खरबों साल लग जाएंगे। अभी इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। एक्शन चेंज होगा जब हमारे पास एक क्लियर मैसेज होगा, पॉलिटिकल क्लास एक क्लियर मैसेज देगी, लीगल फ्रेटर्निटी एक क्लियर मैसेज देगी कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसके लिए हम एक अलग फोर्स बना रहे हैं। ओके, गॉटचा ब्रो, वेरी गुड वीडियो बाय द वे।